लाइट में सबसे पहले आज हम बात करते हैं। आपको लास्ट टाइम हमने बताया था रिफ्लेक्टेड रे जहां पहली बार मिलती है वहां इमेज बनती है। इमेज रियल, इन्वर्टेड, वर्चुअल, इरेक्ट का मतलब बताया था कि जब कब रियल कहते हैं, कब वर्चुअल बनती है, कब इरेक्ट बनती है, कब इन्वर्टेड बनती है। आज हम बात करेंगे सबसे पहले रिफ्लेक्शंस के बारे में। तो हेडिंग डालिए रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन में क्या है? रिफ्लेक्शन का मतलब, रिफ्लेक्शन का मतलब समझते हैं और इससे रिलेटेड जो भी है आगे के कॉन्सेप्ट करते हैं। तो रिफ्लेक्शन का मतलब होता है रिबाउंसिंग ऑफ लाइट या बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। रिबाउंसिंग ऑफ लाइट फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस। जब किसी भी स्मूथ सरफेस से लाइट क्या हो जाए? रिबाउंस हो जाए। रिबाउंस का मतलब होता है बाउंस बैक, अपनी ही तरफ आ जाना। जैसे आप कहते हो ना, कई बार मारे बॉल को, बॉल अपनी तरफ आ गई हो, क्या हो गया? रिबाउंस हो गया। तो यहां हम लाइट की बात कर रहे हैं, तो लाइट बेसिकली दीवार पर तो रिबाउंस नहीं होगी, उसे कोई स्मूथ सरफेस चाहिए जिसमें लाइक मिरर जैसा। तो रिबाउंसिंग ऑफ लाइट फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या है? रिबाउंसिंग ऑफ लाइट या बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। इतना समझ में आ गया? बेसिकली रिफ्लेक्शन में हमें दो चीजें पढ़नी है। पहली चीज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब लिखना बंद करो, ध्यान से पहले समझो। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में सपोज हमने एक मिरर लिया, ये भी मिरर है कि नहीं है? ये अभी मिरर नहीं है। रीजन क्या है? जब तक पॉलिश नहीं होगा तो ये मिरर नहीं कहलाएगा। इस मिरर में हमने इस साइड पॉलिश कर दिया, कौन सा मिरर बन गया? ये प्लेन मिरर। क्योंकि प्लेन ग्लास में हमने पॉलिश किया है, इसलिए क्या बन गया? प्लेन मिरर। यहां पर है सपोज सन। अब सन की रेज आएंगी, आती है नहीं आती? कभी वो देखा है वो एक कोई किसी की आंख में सनरेज की आप डायरेक्शन चेंज करना अपनी वॉच से या किसी और ऐसी चीजों से। तो बेसिकली क्या है, यहां से क्या निकलेंगी? सन रेज आएंगी। ये रेज, सन रेज कहां पर आई? इस प्लेन मिरर पर स्ट्राइक की। जैसे ही इस प्लेन मिरर पर स्ट्राइक करती है कोई रेज, ये रेज आ रही है तो कौन सी रेज होगी? इंसिडेंट रेज या रिफ्लेक्टेड रे? आपको बताया गया था ऐसी रे जो मिरर की तरफ आए वो रे का नाम होता है इंसिडेंट रे। इतना समझ में आया? जैसे ही इस मिरर पर ये स्ट्राइक करती है रे, इस मिरर के परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री पर एक इमेजिनरी रे आपको डेवलप करना होता है, एक इमेजिनरी लाइन डेवलप करना होता है। उसका नाम होता है नॉर्मल। क्या कहते हैं इसको? नॉर्मल। ये नॉर्मल क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है जो कब डेवलप होती है? मिरर के हमेशा 90 डिग्री पर डेवलप होती है। कहां से डेवलप होगा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे मिरर को कांटेक्ट करेगा, टच करेगा, उस पॉइंट से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक रे डेवलप होती है, उसका नाम क्या होता है? नॉर्मल। इतना समझ में आया? अब ये जो इंसिडेंट रे थी ये आई, अब एक रिफ्लेक्टेड रे होगी जो क्या करेगी? मिरर से दूर जाएगी, बाउंस बैक करेगी, रिबाउंस करेगी। ये कौन सी रे हो गई? रिफ्लेक्टेड रे। ये कौन सी रे हो गई? इंसिडेंट रे। हो गया नहीं हो गया? तो ये इंसिडेंट रे जो मिरर की तरफ आई, ये रिफ्लेक्टेड रे जो मिरर से दूर चली गई। अब ये जो नॉर्मल था ये परपेंडिकुलर है किसके? मिरर के, एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो बनने वाला एंगल है इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि एंगल आई। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो एंगल बनता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसको कहते हैं आर। नहीं आया समझ में? इंसिडेंट रे
और नॉर्मल के बीच बनने वाले एंगल को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच बनने वाले एंगल को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इतना समझ में आ गया? आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में क्या देगा? क्वेश्चन में बोलेगा कि ये एंगल है आपका 30, कितने डिग्री? तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताइए कितने डिग्री होगा? 60 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितने डिग्री होगा? क्यों 60 डिग्री होगा? ये जब परपेंडिकुलर है मिरर के, तो ये पूरा का पूरा एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? अविरल होगा नहीं होगा? हमने क्या कहा? नॉर्मल क्या है? परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन फ्रॉम मिरर। तो अगर ये मिरर के 90 डिग्री पर है, इसका मतलब मिरर और इस नॉर्मल के बीच 90 डिग्री बनेगा, और इस इंसिडेंट रे और मिरर के बीच 30 डिग्री बन रहा है। इसका मतलब ये वाला एंगल कितना होगा? 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा? हाँ है ना? और जब ये एंगल 60 डिग्री होगा तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी क्या होगा? 60 डिग्री ही होगा। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जिस एंगल से इंसिडेंट रे आ रही है उसी एंगल से वंस रिफ्लेक्टेड रे जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई? हमेशा याद रखना, ये भी 30 हो जाएगा लेकिन ये 60 हो जाएगा। अगर आपको ये एंगल दिए हो तो आप कोई भी एंगल फाइंड आउट कर सकते हो। अगर यहां से क्वेश्चन आता है तो डायरेक्टली आपको इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे का एंगल नहीं देगा, याद रखना। आपको हमेशा ऐसे ही एंगल्स कुछ दिए होंगे, आपको निकालने पड़ेंगे। क्लियर है यहां तक? तो पहला लॉ क्या लिखें? एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि एंगल आर। इतना समझ में आ गया कि नहीं आया? पहला पॉइंट, कोई दिक्कत समस्या परेशानी? पॉइंट नंबर 2, यहां 3 प्लेन होते हैं। कौन कौन से प्लेन हैं आपको बात करते हैं। एक है, ये मान लो हो गई एक्स एक्सिस, हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस, और ये हो गई आपकी जेड एक्सिस। है 3 एक्सिस। अगर हमने कहा कि ये जो बोर्ड है किस एक्सिस पर है, तो आप बता पा सकते हो कौन से एक्सिस में है, कौन से प्लेन में है। एक तो ये बाई एक्सिस में है और यहां पर है तो कहां है? जेड एक्सिस में। तो ये जो पूरी का पूरा एरिया किस एरिया में है, किस एक्सिस में है? बाई एंड जेड एक्सिस में। हाँ है ना? यानी कि बाई जेड प्लेन में है। अगर हम बात करें ये वाली दीवार किस प्लेन में है, तो ये हो गई हमारी लेंथ और ये हो गई हमारी हाइट, यानी कि एक्स और जेड एक्सिस में वाला पूरा एरिया है। जहां बैठे होकर उसकी बात करें तो ये हो गई हमारी लेंथ और ये हो गई हमारी ब्रेथ, यानी ये जो पूरा का पूरा एक्सिस है एक्स और वाई एक्सिस में है कि नहीं है। तो क्या कहता है कि जो इंसिडेंट रे है, जो नॉर्मल है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, कौन कौन सी रे? इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन का मतलब है या तो ये एक्स वाई एक्सिस में सब एग्जिस्ट करेंगे, या तो बाई जेड एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे अपने आप को, या तो जेड एक्स पर होंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक रे यहां आ रही है इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड रे यहां पहुंची गई, ऐसा नहीं होगा। मान लो वहां से, या ये समझो कौन सा एक्सिस प्लेन है, ये बाई और जेड प्लेन है कि नहीं है। ये हो गया हमारा बाई और ऊपर चला गया तो जेड, तो यानी जितना भी ये एरिया होगा क्या होगा? बाई और जेड। तो ये रे कहां से थी? बाई और जेड में आई। कहां गई? बाई और जेड में। नॉर्मल भी कहां है? बाई एंड जेड में। तो आपका जो कुछ भी होगा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। ये जितने भी होंगे सब एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करेंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि कोई एक्स वाई में है और कोई वाई जेड में है, कोई जेड एक्स में है। अगर कोई एक्स वाई में है तो हर कोई एक्स वाई में होगा। अगर कोई वाई जेड में है तो हर कोई वाई जेड में ही होगा। अगर कोई जेड एक्स में है तो हर कोई कहां होगा? जेड और एक्स एक्सिस में ही होगा, यानी कि जेड और एक्स प्लेन में ही होगा। क्लियर है यहां तक? नहीं आया समझ में तरुण? नहीं आया? हमने कहा अगर मान लो ये जो रेज है, एक्स वाई का कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं आया? ये हमारी यहां से वहां तक की एक्सिस क्या हो गई? एक्स एक्सिस। यहां से यहां तक की एक्सिस क्या हो गई? वाई एक्सिस।
और यहां से ऊपर तक की पूरी एक्सिस क्या हो गई, जेड एक्सिस। अगर हम इस बोर्ड की बात करें तो कहां कहां एग्जिस्ट कर रहा है, ये हो गया जेड और ये हो गया बाय, तो हर जगह यहां पर क्या है, बाई और जेड। तो जो भी इंसिडेंट रे होगी, रिफ्लेक्टेड रे होगी और नॉर्मल होगी, एक ही प्लेन में होगी, यानी कि बाई और जेड। यहां से मान लो इस एरिया से आ रही है लाइट, यहां पर मिरर रखा है, यहां पर चली गई, तो सब की सब कहां से आ रही है, बाई जेड से आ रही है, बाई जेड कोई चली गई और यहां नॉर्मल बनाओगे तो बाई जेड में ही रहेगा, यानी कि तीनों के तीनों एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर है यहां तक? तो क्या लिखें, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे all lie on same plane। ये सभी एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? कोई डाउट, समस्या, परेशानी है तो बताइए। मान लो कोई दिक्कत, इसको आप जल्दी से लिखिए, उसके बाद आगे चलते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में कोई किसी को दिक्कत है, परेशानी है तो आप बताइए। पहला लॉ क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड लॉ क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल निकाल सकते हो, कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? आ जाओ बेटा। बात करते हैं अब हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। आपको लास्ट टाइम हमने बात किया था इसके बारे में, कि बताया था अगर आउटसाइड पॉलिश्ड हो जाए तो कौन सा मिरर है, कॉनकेव, और अगर इनसाइड पॉलिश्ड हो जाए तो कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स। इस पॉइंट को क्या कहेंगे, एफ, इस पॉइंट को कहेंगे सी, इसको कहते हैं पी। ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। यही था सब कुछ, हाँ ना? कोई डाउट यहां तक, समस्या, परेशानी? आज हम बताते हैं इमेज फॉर्मेशन के कुछ रूल्स और फिर करवाते हैं इमेज फॉर्मेशन। करें सबसे पहला तो हेडिंग डालिए आप, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, और फिर छोड़ दीजिए रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशंस के लिए कौन कौन से रूल्स हैं? रूल सीखना है आपको, इमेज फॉर्मेशन रटना नहीं है। रूल सीख गए तो इमेज फॉर्मेशन अपने आप बन जाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर सबको पता है, प्रिंसिपल एक्सिस सबको पता है, फोकस पॉइंट सबको पता है, हाँ ना? इन सबके बारे में ही आपको पता होना चाहिए अगर रूल सीखना है तो। अभी लिखना आप किसी को नहीं है, यथार्थ लिखना नहीं है। सबसे पहला रूल क्या कहता है, अगर कोई इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही, क्या? अगर कोई इंसिडेंट रे अविरल कैसी आ रही हो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। बंस बुक बंद कर, यहां देख। अगर कोई इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो, पैरेलल हो, तो जब वो रिफ्लेक्शन होगा तो हमेशा फोकस पॉइंट से ही आएगा। हमने क्या कहा, अगर कोई इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, क्या हो, पैरेलल हो, यानी इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही चल रही हो, तो मिरर में टकराने के बाद, यानी मिरर में रिफ्लेक्शन होने के बाद आदित्य कहां से निकलेगी, वो फोकस पॉइंट से ही निकलेगी। ये कंफर्म है। इतना समझ में आ गई बात? इसका वाइसे वर्सा भी पॉसिबल है। वाइसे वर्सा का मतलब ये है कि अगर कोई इंसिडेंट रे फोकस पॉइंट से आ रही, कहां से, फोकस पॉइंट से, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां से जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। वाइसे वर्सा का मतलब इसका अपोजिट भी पॉसिबल है। अगर कोई रे, इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाएगी, फोकस पॉइंट से जाएगी। और अगर वही सेम इंसिडेंट रे फोकस पॉइंट से आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद
प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि नहीं आया? इंसिडेंट रे पैरेलल है तो कहां से जाएगी रिफ्लेक्टेड रे, प्रिंसिपल फोकस के से जाएगी। और अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल फोकस से आ रही है तो फिर कहां से जाएगी रिफ्लेक्टेड रे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। यहां तक कोई दिक्कत समस्या परेशानी किसी को? ये सिर्फ कॉनकेव मिरर के लिए नहीं होता है, हर किसी मिरर के लिए, कॉनकेव के लिए भी और कॉन्वेक्स के लिए भी सेम। अगर मान लो हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर नहीं है, कैसे पता चला है कॉन्वेक्स मिरर है? क्योंकि हमने पॉलिश अंदर साइड कर रखा है। ये हमारा हो गया क्या, फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। कभी भी जब भी रिफ्लेक्शन होगा तो नॉन पॉलिश्ड एरिया में होगा, नॉन पॉलिश्ड साइड होगा। कभी पॉलिश्ड साइड रिफ्लेक्शन नहीं होते, चीज का ध्यान रखना। जिस साइड आप पॉलिश्ड कर दोगे क्या उस साइड आपको इमेज दिखेगी आपकी? हमेशा उसके अपोजिट साइड दिखेगी, जिस साइड नॉन पॉलिश्ड एरिया हो। अगर आपने इस साइड पॉलिश्ड कर दिया तो इस साइड कोई भी इमेज आपको नहीं दिखेगी। कहां दिखेगी? इस साइड दिखेगी। अब मान लो ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, इमेजिनरी लाइन है कि नहीं है? मान लो ये जो इंसिडेंट रे है कहां से आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है कि नहीं है? तो रिफ्लेक्टेड रे कहां से जाएगी? फोकस से। तो आप कह दो कि यहां से जाएगी, ऐसे जाएगी क्या? रीजन क्या है? ऐसे बिल्कुल नहीं जाएगी। रीजन इस साइड पॉलिश्ड है, इस साइड इमेज नहीं बनेगी। इतना समझ में आ गया? तो रियल में वो कहां से जा रही होगी, वो ऐसे रिफ्लेक्ट हुई होगी। समझ में आ गई बात? अगर मान लो ये ऐसे रिफ्लेक्ट हुई है, अगर इसको हम इमेजिन करें कि ये तो इधर दूर जा रही है, तो अगर इमेजिन करें कि यहां कहां बनेगा मिरर में, तो इसको अगर हम इमेजिनरी लाइन अगर हम पास करें तो ये कहां से जा रही है, फोकस पॉइंट से जा रही है कि नहीं जा रही है? तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो इस बार इमेजिनरी लाइन फोकस से जा रही है, क्योंकि ये तो कभी बनेगी नहीं इमेज यहां दूर जा रही है। तो अगर उसको हम इमेजिन करें कि अगर ये मिरर में आती तो कहां से आती, तो मिरर में कहां जाती, फोकस पॉइंट पर ही जाती। समझ में आ गई बात? सिमिलरली अगर कोई इंसिडेंट रे, ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर, इस कॉन्वेक्स मिरर में ये हो गया हमारा एफ, ये हो गया हमारा सी। अगर कोई रे ऐसी आ रही है, अब ये तो आ रही है, अब ये वापस तो इधर तो जाएगी नहीं। अगर इसको आप आगे बढ़ाओगे तो ऐसा लगेगा ना कि ये कहां से जा रही है, फोकस पॉइंट से। तो अगर इंसिडेंट रे फोकस पॉइंट से है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। हो गया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कि नहीं हुआ? अब इधर तो जाएगी नहीं, ये तो हमें हमारी क्या है, इमेजिनरी लाइन है ना। तो अगर देखो, अगर इसको हम बढ़ाते थे फोकस से जाता तो कहां से जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। इतना समझ में आ गया कि नहीं आया? तो हाँ रिफ्लेक्टेड रे, ये तो रिफ्लेक्शन ही तो है। इंसिडेंट रे जो मिरर की तरफ आ रही है, रिफ्लेक्टेड रे जो मिरर से दूर जा रही है। तो पॉइंट लिखिए, पहला रूल्स, 3 रूल्स याद करने हैं बस। पहला समझ में आ गया अच्छे से? लिखिए, इफ इंसिडेंट रे इज पासिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इफ इंसिडेंट रे पासिंग पैरेलल टू principal axis, then after reflection it passes through focus point, अगर कोई इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो रिफ्लेक्टेड रे कहां से जाएगी, फोकस पॉइंट से जाएगी। इतना समझ में आ गया सबको? एंड वाइसे वर्सा, इसका मतलब तो आप सभी ने सुना होगा, कई बार सुना होगा। इसका अपोजिट, अगर कोई रे फोकस से आ रही है इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां से जाएगी,
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। इतना समझ में आ गया नहीं आया? जल्दी से आप ये डायग्राम भी बनाएं, डायग्राम आपको जरूरी है। रूल नंबर 1 समझ में आ गया? अगर कोई रे इंसिडेंट रे स्पेशली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड रे कहां से जाएगी? फोकस पॉइंट से। अगर इंसिडेंट रे फोकस पॉइंट से आ रही है तो रिफ्लेक्टेड रे कहां से जाएगी? अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो रिफ्लेक्शन भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही होगा। रूल नंबर 2 लिखिए, और लिखने से पहले समझिए, लिखना नहीं है। रूल नंबर 2 क्या कहता है? ये हमारे पास क्या है? कॉनकेव मिरर है नहीं है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पॉइंट तो आप जानते ही हो, पोल भी जानते हो। क्या कहता है? अगर कोई इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, ये इंसिडेंट रे है कि नहीं है? वो रे जो मिरर की तरफ जाए उसे क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। ये एरो से पता चलेगा कि कहां जा रही है। तो ये इंसिडेंट रे है नहीं है? कहां से पास हो रही है? तो रिफ्लेक्शन के बाद ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होती है। कोई इंसिडेंट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो रिफ्लेक्शन भी कहां से होगा? वहीं से बाउंस बैक कर जाएगी बिना किसी डेविएशन के। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से चली जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई? नहीं आई बात समझ में? अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो रिफ्लेक्टेड रे भी कहां से पास होगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होगी। इतनी बात समझ में आई नहीं आई? अब आप देखो, ये इंसिडेंट रहती है क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। अभी तक ये इंसिडेंट थी, लेकिन जब ये वापस जाने लग गई तो क्या हो गई? रिफ्लेक्टेड। तो जहां से इंसिडेंट रे आती है वहीं से रिफ्लेक्टेड रे जाती है जब सेंटर ऑफ कर्वेचर हो तो। इतना समझ में आ गया? चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स, हर किसी में कहानी है सेम। ये हो गया एफ, ये हो गया सी। अगर कोई इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा है, ये इंसिडेंट रे, अगर इसको आगे बढ़ाएं तो ऐसा लगेगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां बना लेते हैं और यहां रहा। सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे भी कहां से चला जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही चला जाएगा। ये रूल नंबर क्या हो गया? 2। तो लिखिए रूल नंबर 2। इफ एनी इंसिडेंट रे passing from center of curvature, then after reflection it goes through center of curvature. After reflection it goes through center of curvature. अगर कोई इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आ रही है तो रिफ्लेक्टेड रे भी कहां से जाएगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई नहीं आई? इसको लिखिए जल्दी से। रूल नंबर 3, रूल नंबर 2 समझ में आ गया नहीं आया? रूल नंबर 3 की बात करते हैं। रूल नंबर 3 आप अभी पढ़े हो, बस इसके बारे में डायग्राम से दिखा देते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। 3 क्या है? ये मिरर है नहीं है? कॉनकेव मिरर है। यहां पर आ गया एफ, यहां पर आ गया सी, ये हो गया पोल। अगर आप पूछो कि सर इस कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर का नॉर्मल क्या होगा, तो आप ये नहीं कहोगे कि सर ये प्रिंसिपल एक्सिस ही नॉर्मल होगी, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? इसके परपेंडिकुलर है कि नहीं है? और नॉर्मल लाइन क्या होती है? परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉज थ्रू मिरर। तो ये मिरर से जो परपेंडिकुलर लाइन जो निकलती है उसी को हम क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस ही हमारे इस कॉनकेव मिरर के लिए क्या हो गई? नॉर्मल।
अब मान लो अगर कोई इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है, इंसिडेंट रे कहां से आ रही है, ये पोल पर आ रही है, तो ये हमारा नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा कि नहीं करेगा? तो ये इंसिडेंट रे है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा, इसी तरह से वापस चले जाएगी, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? तो इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होगा, दोनों बराबर होगा नहीं होगा? तो रूल नंबर यही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको आप लिख लो, बना लो डायग्राम, उसके बाद चलते हैं इमेज फॉर्मेशन में, डिस्कस करते हैं अब इमेज फॉर्मेशन। और इमेज फॉर्मेशन में सबसे पहले कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। आपको पहले सिर्फ देखना है और इसकी बार बार प्रैक्टिस करो, एक भी इमेज फॉर्मेशन याद नहीं करना, एक भी इमेज फॉर्मेशन याद नहीं करना है। हमारा टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन किसमें, इन कॉनकेव मिरर में। याद रखो, जो मिरर कर रहे हो लेंस में भी सेम तरह की इमेज फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेंगी, इसलिए अगर मिरर का हो गया तो लेंस का हो जाएगा आसानी से। आप एक साइड लिखिए ऑब्जेक्ट, एक साइड लिखिए इमेज, और एक साइड लिखिए नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज, एक है ऑब्जेक्ट, दूसरा इमेज, तीसरा नेचर ऑफ इमेज। ठीक है, नेचर ऑफ इमेज में क्या है, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि रियल क्या है, इन्वर्टेड क्या है, वर्चुअल क्या है, इरेक्ट क्या है, ये तो चार ये पॉइंट हो गए। दूसरा ऑब्जेक्ट से छोटा है या बड़ा है, ये हो गया नेक्स्ट पॉइंट। समझ में आ गई बात? रियल इन्वर्टेड का मतलब सबको समझ में आता है, एक बार बता देते हैं। ये आपका क्या हो गया, मिरर हो गया। मिरर में ये क्या हो गई, आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये फोकस पॉइंट और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे अगर इमेज बन रही तो इन्वर्टेड, क्या है, इन्वर्टेड। यानी पहले ऑब्जेक्ट ऐसा था, इमेज ऐसी बन गई। समझ में आ गई बात? प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है तो इरेक्ट, क्या होगी, इरेक्ट। और अगर बिहाइंड द मिरर बन रही है, ये है पोल, पोल के बिहाइंड, पीछे, तो क्या बनेगी, वर्चुअल। और अगर मान लो फ्रंट ऑफ मिरर बन रही है तो रियल। याद रखना, जब इरेक्ट होगी तो क्या होगा, वर्चुअल होगा, और अगर मान लो इन्वर्टेड होगी तो क्या होगी, रियल होगी। कभी भी रियल के साथ वर्चुअल नहीं बनेगी और इरेक्ट के साथ रियल नहीं बनेगी। समझ में आ गई बात? इनका हमेशा फिक्स रहेगा, रियल विद इन्वर्टेड, इरेक्ट विद वर्चुअल। क्लियर है यहां तक? अब हम बात करते हैं पहला इमेज फॉर्मेशन। ध्यान से देखना क्या करना है। इमेज फॉर्मेशन में एक और पॉइंट लास्ट टाइम भी डिस्कस किए थे, इमेज वहीं पर बनेगी जहां पर पहले दो रिफ्लेक्टेड लाइट क्या करें, मीट करें, इंटरसेक्ट करें, टच करें। यानी इमेज बनाने के लिए मिनिमम दो रिफ्लेक्टेड रेज चाहिए कि नहीं चाहिए? जहां पर दो रिफ्लेक्टेड रेज पहली बार इंटरसेक्ट करेंगी आदित्य, इमेज वहीं बनेगी। अगर इमेज बनानी है तो हमें कम से कम दो रिफ्लेक्टेड रेज चाहिए ही चाहिए। दो रिफ्लेक्टेड रेज जहां पहली बार मिलेंगी इमेज वहीं बनेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें मिनिमम दो रिफ्लेक्टेड रेज चाहिए। अब दो रिफ्लेक्टेड रेज लाएगा कौन? तरुण लाएगा क्या घर से? नहीं, जहां ऑब्जेक्ट रखा है तो आप अपनी मर्जी से, आपने जो रूल्स पढ़े हैं उन रूल्स का यूज करिए और कुछ भी करके दो रिफ्लेक्टेड रेज आप बनाइए। जो तीन रूल्स आपने पढ़े हैं उन्हीं तीन रूल्स में से जो मर्जी आप, जो रूल्स एलिजिबल हो, अप्लीकेबल हो, वहां आप वहां अप्लाई करिए और दो रिफ्लेक्टेड रेज बनाइए। जैसे पहला केस मान लो, केस नंबर 1 है, ये हमारे पास, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन हम कॉनकेव मिरर में पढ़ रहे हैं, सभी का कॉन्सेंट्रेशन यहां होना चाहिए। तो कॉनकेव मिरर में हमने कहा ये हो गई हमारी फोकस पॉइंट, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ
कर्वेचर, और ये नो डाउट यहाँ क्या है, पोल है। पहला केस ऑब्जेक्ट को आपको दिया रहेगा, ऑब्जेक्ट हम पहला केस अज्यूम कर लेते हैं कि एट इनफाइनाइट। ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, इनफाइनाइट पर रखा हुआ है। रखा है नहीं रखा है, इनफाइनाइट पर रखा है, तो हमें ऑब्जेक्ट तो दिख नहीं रहा कि कहां से आ रही है रेज, हाँ है ना। तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि जो रेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के कहां से आ रही है, पैरेलल से। क्योंकि रेज कहां पर है, ऑब्जेक्ट कहां पर है, इनफाइनाइट पर। जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है तो क्या हमें विजिबल है ऑब्जेक्ट कहां से आ रहा है, तो हमने अजम्पशन कर लिया कि कहां से आ रही होगी रेज, इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो आप बताइए रिफ्लेक्टेड रेज कहां से जाएगी। आपने कहा सर रिफ्लेक्टेड रे 101% कहां से जाएगी, फोकस पॉइंट से। क्लियर है यहां तक। अभी कितनी रिफ्लेक्टेड रे आपको मिली, एक। अब क्या आप श्योरिटी के साथ कह सकते हो कि ऑब्जेक्ट इधर ऊपर ही रखा है, क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट कहां पर है, इनफाइनाइट पे। तो हम एक बार और अज्यूम करते हैं, इस केस में हम ये मान लेते हैं कि हो सकता है ऑब्जेक्ट नीचे से, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे से आ रहा हो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आ रहा है, पैरेलल। तो क्या यहां पर इमेज बनेगी, ये एक रिफ्लेक्टेड रेज तो है, लेकिन अविरल दूसरी रे क्या है, ये इंसिडेंट रे है नहीं है, तो यहां पर इमेज नहीं बनेगी। अभी ये रिफ्लेक्शन यहां से होगा, और जब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कहां से जाएगी तरुण, अविरल कहां से जाएगी ये रे, फोकस से जाएगी नहीं जाएगी, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के जब कभी भी कोई चीज पैरेलल होगी वो कहां से जाएगी, फोकस से होकर के ही जाएगी। तो कहां पर दो इंटरसेक्ट कर रही है ये रिफ्लेक्टेड रे, फोकस पर इंटरसेक्ट कर रही है। आपको याद करना पड़ा क्या, आपका इमेज अपने आप बन गया कहां पर, फोकस पर। तो इमेज कहां बन रहा है, एट एफ। इमेज कहां बन रही है, एट एफ। इतनी बात समझ में आ गई, कोई डाउट। अब आप बताइए, जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का हाइट और इमेज की हाइट कैसे पता चलती है, प्रिंसिपल एक्सिस के कितना वो दूर है। आप देखो एक बार ऑब्जेक्ट यहां से आ रहा था, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से हाइट इतनी थी, हाँ ना। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी थी, इतनी थी नहीं थी, ये अगर यहां से आ रहा था इतनी थी नहीं थी। और इमेज कहां पर बन रहा है, इमेज तो प्रिंसिपल एक्सिस पर ही बन रहा है ना आपका। तो अगर इमेज प्रिंसिपल एक्सिस पर बन रहा है तो क्या इसकी कोई हाइट है, तो इसका मतलब ये कह दें कि पॉइंटेड इमेज बनी है कि नहीं बनी, कौन सी इमेज, पॉइंटेड, कोई हाइट है ही नहीं। दूसरी चीज, फ्रंट ऑफ मिरर बन रही है कि नहीं बन रही है, तो अगर फ्रंट में बन रही है तो आप क्या बोलेंगे, रियल। और रियल होती है तो कौन सी, इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगी। नहीं आया समझ में। केस नंबर 1, ऑब्जेक्ट को कहां रखा है, इनफाइनाइट में। अगर सर हम ऊपर ही रखते दोनों इमेज तो भी फोकस पे बनती ना, जैसे दोनों रेज ही ऊपर से आ रही है, हाँ कहीं से भी आए, मान लो कि अगर दूसरी रेज नीचे से नहीं आ रही, हम अज्यूम कर लेते हैं यहां से आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो भी कहां से जाती, फोकस से, तो बनती कहां पर, फोकस पर ही। पॉइंट नंबर 2, अब इस बार ऑब्जेक्ट हमारे नोन में है, यानी कि फाइनाइट में है, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर। कहां पर है, बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी मतलब बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आप देखो, याद मत करना, ध्यान से देख लेना बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर की कहानी। ये हो गया हमारा क्या, एफ, ये क्या हो गया, सी, ये आपको पता है क्या है, पी। ऑब्जेक्ट कहां पर है, इस बार फाइनाइट डिस्टेंस पर है, ये है हमारा क्या, ऑब्जेक्ट। सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर है कि नहीं है, इतना कोई दिक्कत। अब यहां से आपके पास फ्री हो आप, जहां से दो रिफ्लेक्टेड रे चाहिए वहां से निकालो। अब आप बताओ सबसे पहले क्या करें कि एक रिफ्लेक्टेड रे हमें मिल जाए, सर वहीं से आगे से ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस के अगर हम पैरेलल ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। इस बार ऑब्जेक्ट तो हमें दिख रहा है ना, अविरल ऑब्जेक्ट दिख रहा है नहीं दिख रहा है, कहां पर है, यहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ। तो हम क्या करें, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाएं, और जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाएंगे तो अविरल कहां से जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे फोकस से जाएगी नहीं जाएगी। तो एक तो ये हो गया, हो गया।
दूसरा कहां से पास कराएं? ऑब्जेक्ट अब यही है, ऑब्जेक्ट यही है, तो आपके पास 2-3 ऑप्शन है, जो मर्जी जो आपको सही लगे आप वो लगा दीजिए। यतिका जी, अगर हम सी से पास कराएंगे तो सी से अभी इंसिडेंट और फिर से यहीं से वापस चली जाएगी तो रिफ्लेक्टेड, तो एक रिफ्लेक्टेड रे ये हो गई और दूसरी रिफ्लेक्टेड रे ये हो जाएगी, तो इस पॉइंट पर बन जाएगा नहीं बन जाएगा? दूसरी केस, एक सेकंड, इनके बीच में डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा होगा तो स्ट्रेट लाइन दिख रही है, सेकंड, ये हो गया एफ मान लो, तो ये हो गई एक रे। दूसरा केस क्या मान लें, आने की जरूरत नहीं है, आयुषी आउट। दूसरा केस ये इंसिडेंट रे हो गई, तो जब ये इंसिडेंट रे है तो जब आप वापस जाओगे तो उसी एंगल से उसी डायरेक्शन में जाओगे नहीं जाओगे, तो रिफ्लेक्टेड रे हो गई नहीं हो गई? तो पहली एक रिफ्लेक्टेड रे ये है, दूसरी रिफ्लेक्टेड रे ये है, तो 2 पॉइंट कहां पर मिल रहे हैं? इस पॉइंट पर मिले कि नहीं मिले? नहीं आया समझ में? फिर से समझाते हैं। आप देखो, चेहरे पर 12 नहीं बजने चाहिए, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। ये है हमारा एक फोकस पॉइंट, ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हमारा है ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है? यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, खाली वो पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट पॉइंट। ये तो हाइट इसकी बताती है ना। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हम कर दें ना करें, कहां से जाएगी? सर फोकस पॉइंट, पक्का। दूसरा सेंटर ऑफ, अभी ये इमेज नहीं बनी है, कब इमेज बनेगी? जब ये हम इसे वापस रिफ्लेक्ट करवाएंगे। एक केस ये है, हाँ जी, पोल से कर देंगे। मैं क्या कह रहा हूं, आपकी मर्जी है। 2 आपको इंसिडेंट रे चाहिए ताकि 2 रिफ्लेक्टेड रे बने। दूसरा केस भी बताते हैं। आपने कहा कि सर हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराया, इमेज कहां से बनी? यहीं से सेम से बन गई। इमेज कहां बन गई? इस पर पॉइंट पर बन गई नहीं बन गई? ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था, इमेज कितनी है? छोटी है बड़ी है? अब दूसरे केसेस भी देख लेते हैं, जरूरी नहीं कि जो आपने ये किया सिर्फ यही बच सकते हैं, आपकी मर्जी, आप पोल फोकस जहां से मर्जी आप वहां से पास करा दीजिए। ये हो गया, अब ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट है यहां, पहली चीज तो ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कहां से जाएगा? फोकस से चला गया। दूसरा, कहां से पास करा दें? कहां से जाएगा? कहां मिल रही है? सी और एफ के बीच में, यहां भी मिल रही थी, सी और एफ के बीच में यहां भी मिल रही है। ऑब्जेक्ट इमेज यहां भी इतनी से छोटी इमेज बन रही थी, यहां भी इमेज छोटी बन रही है। बिटवीन सी एंड एफ यहां भी था और बिटवीन सी और एफ यहां भी है। तो जो मर्जी आप वो करो, हर कोई सही है। हमने जो रूल्स बताए हैं वो रूल्स के अकॉर्डिंग कोई भी 2 इंसिडेंट ले लो ताकि 2 क्या बन जाए? आपको रिफ्लेक्टेड इमेज बन जाए। इतनी बात समझ में आ गई? बात कोई डाउट, समस्या, परेशानी? मान लूं 100%, कोई दिक्कत हो तो बताइए यहां तक। तो आप देखो, अगर आपने ऑब्जेक्ट को कहां रखा? बियॉन्ड सी रखा, तो इमेज कहां बन रही है? बिटवीन सी एंड एफ बन रही है नहीं बन रही है? अगर आपने ऑब्जेक्ट को कहां रखा? बियॉन्ड सी रखा, तो इमेज कहां बन रही है? बिटवीन सी एंड एफ, और इमेज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। इसको हम क्या नाम देते हैं? डिमिनिश्ड। क्या नाम बोलते हैं? डिमिनिश्ड का मतलब क्या होता है? छोटा। रियल एंड इन्वर्टेड है कि नहीं है? तो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। इतना समझ में आ गया नहीं आया? कोई डाउट, समस्या, परेशानी हो तो बताइए यहां पर कोई दिक्कत है? 100%। 2 इमेज पहले देखिए, उसके बाद आगे चलते हैं, जल्दी करिए इसको। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 3, यानी कि तीसरा केस। अगर आपने ऑब्जेक्ट को सी पर ही रख दिया, ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रख दिया। सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है कि नहीं है? यानी ऑब्जेक्ट यहां पर है। पहला केस क्या करें विरल? कहां से इंसिडेंट रे पास कराएं? पहले हमारा एक केस तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो दिख ही जाता है,
और एक तो इसको आप क्या करो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जो हमारे लिए पॉसिबल हो। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास नहीं करा सकते, क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर में तो रखा है, तो कैसे पास कराओगे? तो प्रिंसिपल एक्सिस के जब पैरेलल पास कराया तो कहां से जाएगा ये? फोकस से जा रहा है कि नहीं जा रहा है? फोकस से दूसरा कौन सा केस है? जब आप किससे पास करा दो? फोकस से पास करा दो। लाइन टेढ़ी हो गई क्या? ये आपने कहां से पास करा दिया? फोकस से। तो आपकी इमेज भी कहां बन गई? पावर से पढ़ाई। अगर आपने एक कहां से पास कराया? फोकस से, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो रिफ्लेक्टेड रे कहां से पास हो गई? फोकस से। दूसरा, अगर आपने फोकस से पास करा दिया तो रिफ्लेक्टेड रे कहां से हो जाएगी? पैरेलल। याद रखना, जो ये इमेज बनेगी थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, क्योंकि इनकी और इनकी डिस्टेंस अलग हो जाती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही क्या बननी चाहिए? इमेज बननी चाहिए। यानी कि ये जो डायग्राम अभी आपका बना है, थोड़ा सा डिस्टेंस के वजह से बराबर नहीं है। एक बारी इसको हम अच्छे से बनाते हैं। ये हो गया है। अब पहले लिखो ही मत। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यहां से पास हो गई, फिर एक यहां से, तो यहां से पास हो गई, फिर से टेढ़ी। सर बड़ी बनानी है, क्या बनानी है? इमेज हमें बराबर बनानी है, ठीक है? और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनानी। सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब जहां पर क्या हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर था, वहीं पर इमेज बननी चाहिए। ये आपका केस होता है। ये हो गया आपका एफ, ये हो गया आपका सी। यहां भी देखो, अभी भी डिस्टेंस ज्यादा है, इसलिए थोड़ा सा फर्क हो सकता है साइज में दिखे। अदरवाइज जो इंसिडेंट रे आपने क्या किया? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास कराया, नहीं कराया? तो रिफ्लेक्टेड रे कहां से जाएगी? फोकस से, इतना याद है। दूसरा केस, जब इंसिडेंट रे कहां से आया? फोकस से। तो रिफ्लेक्टेड रे कहां से जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। दोनों रेज कहां मिल रही हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। ऑब्जेक्ट भी था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इमेज भी बन गई। तो अगर आपने ऑब्जेक्ट को लिया एट सी, इमेज भी कहां बन रही है? एट सी। इक्वल, क्या है ये? इक्वल, रियल एंड इन्वर्टेड। इतना समझ में आ गया, नहीं आया? इसका नेक्स्ट सेकंड लास्ट देखते हैं। पहले आपने ऑब्जेक्ट को लिया सी एंड एफ के बीच में, थोड़ा थोड़ा मिरर के पास आते जा रहे हैं। लिखो मत, पहले 1 मिनट देखो पहले सभी। अभी हमारा ऑब्जेक्ट सी पर था, अब कहां आ गया? सी और एफ के बीच में। सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट यहां कहीं हो। पहला क्या कर सकते हैं? इंसिडेंट रे कहां से पास कराएं? पैरेलल कराएं, ना कराएं? पैरेलल तो हर केस में अवेलेबल है आपके पास, करा दिया। कहां से जाएगा? पास कर दें। दूसरा कहां से पास करा दें? पोल से पास करा दो। आप फोकस से पास करा दो, बेस्ट ऑप्शन है। करा सकते, नहीं करा सकते? कहां से जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला गया, नहीं चला गया? कहां पर बन गई इमेज? सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनी कि नहीं बनी? ऑब्जेक्ट और इमेज में साइज क्या है? किसका बड़ा साइज है? इमेज की साइज बड़ी है, नहीं बड़ी है? सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड बना है, नहीं बना है? तो अगर आपने बिटवीन सी एंड एफ रखा तो कहां पर बना? बियॉन्ड सी, लार्जर, रियल एंड इन्वर्टेड। हाँ है ना? कोई डाउट यहां तक? समस्या, परेशानी है तो बताइए। आपने एक बार प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लिया तो कहां से जाएगी? फोकस से। दूसरा फोकस से लिया तो कहां जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। आपके पास ऑप्शन जो इमेज फॉर्मेशन के लिए बताए थे वो अवेलेबल हैं कि नहीं है? वो ऑप्शंस पर ही आपको क्या करना है? वर्क करना है। प्रियांशु जी, कोई भी केस आप ले लो जहां पॉसिबिलिटी हो, जो रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन में आपने पढ़ा है, वो हर किसी से सेम तरह की इमेज बनेगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतना क्लियर? यहां तक कोई डाउट, समस्या, परेशानी है तो बताइए।
लिख लिया इसको, जल्दी से लिखें। फिर नेक्स्ट केस है, जब ऑब्जेक्ट अभी कहां था, सी एंड एफ के बीच में था, अब ऑब्जेक्ट को आप एफ पर रखिए। थोड़ा थोड़ा सा आप ऑब्जेक्ट को कहां ले जा रहे हैं, मिरर की तरफ ले जा रहे हैं। ऑब्जेक्ट को कहां रखिए, एफ पर। तो ऑब्जेक्ट जब आप एफ पर रखेंगे तो केस क्या बनेगा उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। सी, यहीं पर आपने कर दिया ऑब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट। पहला केस क्या करें, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। पहला केस के लिए तो आपको सोचने की जरूरत है नहीं, कहां से जाएगा, फोकस से पास चला गया, नहीं चला गया। दूसरा केस, अब पोल के अलावा कोई ऑप्शन है, है ऑप्शन, आप यहां से पास करा दो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल जाएगा। और बेस्ट ऑप्शन है आप कहां से पास कराओ, पोल से, तो ऐसे निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ये हो गया इंसिडेंट रे और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। ये कभी रे मिलेंगी आपस में, कभी रे मिलेंगी, कभी भी नहीं मिलेंगी। इसका मतलब क्या हुआ, इनफाइनाइट में मिलेंगी। अगर कोई रेज अभी ना मिल रही हो तो उसे क्या कहेंगे कि इमेज कहां बन रही होगी, इनफाइनाइट। जब कभी ना मिले तो इसका मतलब अनंत काल में मिल रही होंगी कहीं भी, तो अनंत को लिखना पड़ेगा। तो अगर आपने ऑब्जेक्ट को कहां रखा है, एट एफ पर, तो इमेज कहां बनी, एट इनफाइनाइट। नो इमेज नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, एट इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट में सब कुछ वही सेम, रियल, हाईली इनलार्ज। तो सर ये तो उसका उल्टा ही हो गया जो एट इनफाइनाइट वाली, हाईली इनलार्ज, रियल एंड इन्वर्टेड। उस पर आते हैं। लास्ट केस, अगर आपने ऑब्जेक्ट को एफ और पी के बीच में रख दिया, ऑब्जेक्ट को एफ एंड पी के बीच में रख दिया, ये है एफ, ये है सी, ये है पी, यहां पर रख दिया। पहला केस क्या कर दें, कर देते हैं। कहां से जाएगा, फोकस से जाएगा, नहीं जाएगा। दूसरा केस पोल, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है, तो ये ऐसे जाएगा। अब आप देखो ये इधर क्या हो रही है, दूर दूर जा रही है कि नहीं जा रही है। तो जब ये इधर दूर जा रही है तो कभी इधर तो मिलेंगी नहीं, इधर तो डाइवर्ज हो रही हैं, तो वर्चुअली कहां मिलेंगी। अगर हमने ये कहा कि आप बताओ ये आगे, यहां तो कभी मिलेंगी नहीं, तो यानी कहीं पीछे मिरर में मिलेंगी, हाँ है ना, बिहाइंड मिरर। तो ये अगर प्रिंसिपल एक्सिस हो गई तो यहां पर इमेज बन रही है कि नहीं बन रही है। ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज बड़ी है कि नहीं है, लेकिन इस बार वर्चुअल का केस है कि नहीं है। तो ये लास्ट केस हमेशा क्या होता है, वर्चुअल। हाँ जी, ये फोकस में भी करोगे तो ये तो पैरेलल है ना दोस्त, तो ये तो कभी नहीं मिलेंगी, पैरेलल रेज तो कभी नहीं मिलेंगी, इसलिए तो इनफाइनाइट में। तो अगर बिटवीन एफ एंड पी हो तो कहां पर, बिहाइंड द मिरर। ये कहां बनेगी, मिरर के बिहाइंड। इस केस में क्या हो जाएगा, वर्चुअल, इरेक्ट और हाईली इनलार्ज्ड, यानी कि बड़ी है। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आई। 1 मिनट और सुन लो, उसके बाद लिखने के लिए आपको भरपूर टाइम दो। जब आपने ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट में रखा, ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट में रखा, इमेज कहां बनी, एफ। जब आपने ऑब्जेक्ट को एफ पर रखा तो इमेज कहां बनी, इनफाइनाइट। यानी कि जितना ज्यादा आप मिरर के पास जाते जाओगे इमेज उतनी दूर बनती जाएगी, जितना ज्यादा आप मिरर से दूर रहोगे इमेज उतनी पास बनेगी। जब आपने ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पर रखा था यानी ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा दूर था, तो इमेज सबसे ज्यादा पास थी, कहां बन रही थी, एट एफ पर। लेकिन जब आप ऑब्जेक्ट को एट एफ पर ला लिए यानी कि मिरर से बहुत ज्यादा क्लोज हो गया तो इमेज सबसे ज्यादा दूर। फिर जब आप ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखे तो इमेज कहां बनी, बिटवीन सी एंड एफ। लेकिन जब आप ऑब्जेक्ट को बिटवीन सी एंड एफ रखे तो इमेज कहां बनी, बियॉन्ड सी। जितना ज्यादा आप इधर आओगे इमेज उतनी ज्यादा इधर जाएगी। फिर लास्ट केस, जब आपने ऑब्जेक्ट को सी पर रखा तो इमेज भी कहां बन गई, सी पर। जब आप एक पॉइंट आप मिरर की तरफ जाओगे तो इमेज एक पॉइंट दूर जाएगा। पहले एफ, इनफाइनाइट से स्टार्ट करते हैं और एफ से स्टार्ट करते हैं। इनफाइनाइट था तो कहां बना, एफ पे। थोड़ा सा और आगे आए यानी बियॉन्ड सी आए
तो इमेज कहां बन गई, यहां पर आ गई, हाँ है ना। फिर जब आप यहां आए तो इमेज भी कहां आ गई, यहां आ गई। फिर जब आप यहां आए तो इमेज कहां गई, यहां हो गई। फिर जब आप यहां आए तो इमेज कहां गई, पैरेलल इनफाइनाइट पर चली गई। समझ में आ गई बात। और लास्ट केस है जब वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। इसके बारे में थोड़ा सा हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आप जल्दी से इतना लिख लीजिए।